पीपल वी वर डूइंग जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है और जुडिशरी के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आपका जो स्टेट बोर्ड में चैप्टर है वो है जुडिशियल सिस्टम का, और आपके इधर 3 चैप्टर इससे बेसिकली कनेक्टेड हैं। एक आपका ये हो गया जुडिशरी, फिर क्रिमिनल, अंडरस्टैंडिंग लॉज, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो हमारे लीगल सिस्टम में क्या क्या ब्रांचेस हैं बताइए जरा, आप बताइए बॉक्सर, क्या क्या ब्रांचेस हैं? नहीं 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 नहीं, डेमोक्रेसी की नहीं पूछ रहा हूं मैं, लीगल सिस्टम में क्या क्या ब्रांचेस हैं, डेमोक्रेसी की नहीं। हमने उस दिन देखो एक केस पढ़ा था जहां पे एक दहेज उत्पीड़न का मामला था, ठीक है, एंड दैट लेडी बेसिकली वाज बर्न टू डेथ, ठीक है। दहेज उत्पीड़न का मामला था तो उसको जलाकर मार दिया गया था। तो उन्होंने पहला जो फैमिली ने केस किया वो सेशंस कोर्ट में किया, और सेशंस कोर्ट में मदर इन लॉ, हस्बैंड और हस्बैंड के भाई को, ब्रदर इन लॉ, तीनों को भी गिल्टी पाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फिर जाकर किसको अपील किया? हाई कोर्ट में अपील किया, और हाई कोर्ट में तीनों को भी बरी कर दिया गया, तीनों को भी रिलीव कर दिया गया, ठीक है। दे वर नॉट फाउंड गिल्टी। फिर फैमिली ने क्या किया? दे अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में मदर इन लॉ और हस्बैंड को गिल्टी पाया गया एंड दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड द ब्रदर इन लॉ वाज रिलीव्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे जस्टिस के 3 लेवल्स हो गए। सेशंस कोर्ट होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हाई कोर्ट होता है जो स्टेट लेवल पे होता है, एंड फाइनली वी हैव सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज एट अ नेशनल लेवल। तो ये 3 टायर्स हो गए आपके सिस्टम, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम के। सो अलग अलग ब्रांचेस हो गए ये। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? द अबव केस ऑफ डाउरी डेथ। तो हमने डाउरी डेथ देखा, देखो, ठीक है। इसके पहले जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था वो कौन सा एग्जांपल था? डाउरी डेथ का एग्जांपल था, ठीक है। द अबव केस ऑफ डाउरी डेथ falls within is considered as crime against society, ठीक है, and it is a violation of the criminal law, ठीक है। ये भाई साहब क्रिमिनल लॉ का वायलेशन है, ठीक है। so this is basically a violation of the criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases, ठीक है। तो देखो अलग अलग ब्रांचेस हैं लॉ के, ठीक है। एक ब्रांच हो गया आपका देखिए क्रिमिनल लॉ का, दूसरा हो गया भाई साहब आपका सिविल लॉ का, ठीक है। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ, तो देखो ये जो घटना घटी थी दहेज उत्पीड़न का जो मामला था, ठीक है, ये एक क्रिमिनल घटना थी, ठीक है। भले ही यहाँ पे एस्केलेशंस हुआ, पहले हम गए भाई साहब सेशंस कोर्ट में, फिर सेशंस कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये किस टाइप का मामला था? दिस वाज बेसिकली अ क्रिमिनल, ठीक है। बहुत सारे आपके सिविल लॉ के केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे लॉयर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के लॉयर्स होते हैं, सिविल केसेस के लॉयर्स भी होते हैं। नाउ व्हाट आर सिविल केसेस? सिविल केसेस मतलब जैसे 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 अगर समझो कोई क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भाई साहब इनकी जमीन थी तो 2 भाइयों में जमीन के लिए मसला चल रहा है, ये बोल रहा है नहीं ये पार्ट मेरा है, ये बोल रहा है ये नहीं ये पार्ट मेरा है, तो इट्स अ सिविल केस, ठीक है। कोई क्राइम नहीं हुआ है, किसी ने किसी का मर्डर नहीं किया है, कोई चोरी नहीं हुई है, कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक डिस्प्यूट है, ठीक है। डिवोर्स इज ऑल्सो अ सिविल केस। अगर कोई कपल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिविल केस। तो दीज आर सिविल केसेस, मतलब कोई जुर्म नहीं हुआ है लेकिन जुर्म होने की संभावना है, ठीक है। अगर उसको हमने जस्टिस नहीं दिया, अगर उस केस को हमने कंसीडर नहीं किया और उस पर जस्टिस प्रॉपरली टाइमली नहीं आया तो हो सकता है जुर्म हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सिविल केसेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सिविल केसेस। बहुत सारे सिविल केसेस पैरेलली रन कर रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस में जैसे कोई थेफ्ट हुई है, कोई रॉबरी हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उनको हम क्रिमिनल केसेस बोलते हैं। और सिविल केसेस में मतलब ये सब झोल कुछ हुआ है, किसी ने किसी का पैसा मार दिया, ठीक है, किसी ने किसी का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो आपके सिविल केसेस में आती हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विथ सिविल लॉ केसेस। तो लीगल सिस्टम आपका सिविल लॉ केसेस से भी डील करता है, ठीक है। यू रेड इन चैप्टर 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे वुमेन लोगों को ज्यादा होता था, अभी भी होता है, ठीक है, बिकॉज वुमेन आर जनरली विद इन द 4 walls of a house and they are subjected to violence by the in-laws, ठीक है। और इस वायलेंस के तमाम कारण होते हैं, ठीक है। एक कारण तो ये है कि वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑब्वियसली उसको मतलब डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने इन-लॉज के ऊपर, जिसके वजह से वो फायदा उठाकर उस पर दुनिया भर का टॉर्चर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस।
तो हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंडिया में काफी ज्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे वुमेन लोगों की शिक्षा काफी कम है, परसेंटेज काफी कम है। सो वुमेन आर जनरली नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स and it's okay to be, you know, their rights getting violated within the four walls of the house। ठीक है, तो ये अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, या कोई बाहर नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से इनका उत्पीड़न ज्यादा होता है। ठीक है, तो 2006 में एक लॉ पास किया गया है। इस लॉ के तहत अगर किसी वुमेन ने जाकर पुलिस स्टेशन में अपने इन लॉज के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाला कि मुझे उत्पीड़न किया जा रहा है या मेरे घर में मुझे परेशान किया जा रहा है, आई माइट कमिट सुसाइड और आई माइट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो पुलिस ताबड़तोड़ उसी टाइम पे विदाउट बेल इनको अरेस्ट कर सकती है, घर वालों को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, क्योंकि भाई हम इंतजार नहीं करेंगे कि किसी और को जलाया जाए, है ना, उसके पहले ही अगर लॉ किसी को प्रोटेक्शन दे सके तो दिया जाना चाहिए। ठीक है, सो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब कोई क्राइम हो चुका है, सिविल लॉ मतलब जो साधारण, जैसे क्रिमिनल लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? मुजरिम पे, जिसने क्राइम किया है। सिविल लॉ आप सब पे एप्लीकेबल होता है, हम सब पे एप्लीकेबल होता है सिविल लॉ। ठीक है, कोई वैसा कोई मतलब जो कर दिया है, किसी का पैसा लेकर भाग गया है कोई, या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, अगर कोई डीलिंग हुई थी और वो डील कैंसिल हो गई है, इसने पैसा नहीं दे रहा है वापस, ऐसा कुछ जो भी चीजें हैं, ये आपके सिविल केसेस हैं। दीज आर ऑल सिविल केसेस। ठीक है, सो लेट्स, तो क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। ठीक है, क्रिमिनल लॉ किन चीजों से डील करता है भाई साहब? जिसमें लॉ के हिसाब से वो ऑफेंस है, किसी का मर्डर कर देना, किसी कोई चोरी कर देना, ठीक है, कोई खुलेआम डकैती कर देना, गन पॉइंट पे कोई लूट कर लेकर चला गया। आप भाई साहब मॉर्निंग वॉक के लिए, आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और उनका भाई साहब कोई चेन स्नैचिंग हो गई, कोई भाई साहब पिक पॉकेट हो गया, मोबाइल लेकर कोई भाग गया, इस तरीके की चीजें, या बड़े बड़े क्राइम्स जैसे मर्डर हो गया किसी का। ठीक है, ये डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। ठीक है, सिविल लॉ में भाई साहब क्या क्या आता है? तो फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, चोरी करना। ठीक है, चोरी करना मतलब कैसा होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं। समझो इनके और मेरे बीच में कोई डील हुई है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है जिनको ये मैं इनको पैसा दूंगा, वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करेंगे। मैंने इनको एडवांस 50% दे दिया, इन्होंने वो काम नहीं किया। ठीक है, और काम डिले करते जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं? इनके अगेंस्ट में क्या क्रिमिनल केस होगा या सिविल केस होगा? इनके अगेंस्ट में सिविल केस होगा। ठीक है, अगर मैं समझ लो ऑफिस में हूं और मेरे पास मतलब मेरे गले में पैसा है और ये आए और उन्होंने गन पॉइंट पे ये पैसा लेकर भाग गए, तो कौन सा केस बनेगा? इन पे क्रिमिनल केस बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दोनों में ही पैसा मारा है इन्होंने। ठीक है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, सो सिविल लॉ, व्हाट डज सिविल लॉ डील विद? हरासिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, ये भी आपका क्रिमिनल केस होता है, दिस इज अ क्रिमिनल केस। ठीक है, ओके, मर्डर, तो ये सारे आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं। डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी हार्म और इंजरी। जैसे प्रॉपर्टी पे एक राइट होता है हमारा, प्रॉपर्टी पे राइट। ठीक है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो प्रॉपर्टी पे राइट होना। ठीक है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहता है या आपके प्रॉपर्टी को पुश बैक करना चाहता है, ये आपकी बाउंड्री नहीं है, उधर है आपकी बाउंड्री। ठीक है, इस तरह की चीजें हम सिविल लॉज में डील करते हैं। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स लैंड सेलिंग पे होती है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स। अभी कैसा होता है समझो मैं, देखो, अगर आप कोई लैंड परचेस करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, या लेट्स से कोई फ्लैट परचेस करने जा रहे हैं, तो अभी होता कैसा है समझो, बस अब भौमिक कोई फ्लैट मेरे से लेने वाला है, मैं कोई फ्लैट सेलर हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स से आई हैव अ फ्लैट टू सेल, आई हैव अ फ्लैट टू सेल। तो भौमिक भाई साहब बोलता है कि तो हमारी डीलिंग हो गई इतने इतने में भाई साहब। ठीक है, सो ही बेसिकली पेज मी द मनी, नाउ आई सेल हिम द फ्लैट, ये लीजिए भाई साहब चाबी। ठीक है, द फ्लैट बिलोंग्स टू यू, एग्रीमेंट वगैरह सब हो जाता है। भौमिक कुछ दिनों बाद जब वहां पे रहता है और कुछ दिनों बाद उसको एक नोटिस आता है बैंक से कि इस फ्लैट पे जो लोन था उसका हमको अभी ईएमआई नहीं मिल रहा है। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये फ्लैट क्या था भाई साहब? ये फ्लैट लोन पे था, भौमिक को ये मालूम नहीं था।
he basically purchased the flat from me, and now he is receiving notices from the bank that this flat is under mortgage scheme and this is the EMI which has not been paid for, let's say 3 or 4 months. बैंक इस फ्लैट को सीज कर सकती है, बैंक को कुछ मतलब नहीं है क्या डीलिंग हुई है। बैंक बोलेगा कि भाई साहब आपने मेरे से पूछा, ये प्रॉपर्टी जब आप ले रहे थे तब आप मेरे पास आए नहीं और आपने मुझे पूछा नहीं, अगर आप पूछते तो मैं बता देते कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज में है, ठीक है। सो इस तरीके के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमारे लैंड सेलिंग में होते हैं, प्रॉपर्टी सेलिंग में होते हैं। इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ सिविल केसेस इसी पे हैं, लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सिविल केसेस हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, ये आपका भाई साहब एक डिस्प्यूट हो गया। सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, आपने भाई साहब कोई गुड या कोई कमोडिटी बहुत भारी कीमत पे परचेज किया, लेट से कोई गाड़ी खरीदी आपने 10 लाख में, ठीक है। भाई साहब 10 लाख में गाड़ी खरीदी, 1-2 दिन चलाया, गाड़ी का इंजन ठप हो गया, ठीक है। और अभी जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है दे आर सेइंग नथिंग, वी कैन डू नथिंग, ऑल्दो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, गाड़ी खड़े खड़े खराब कैसे हो सकती है, नई नई गाड़ी, एंड नाउ दे आर सेइंग नो नो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम भाई साहब सिविल केसेस में डील करते हैं। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। रेंट मैटर्स, काफी सारे रेंट मैटर्स में देखो, जैसे अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है तो आपका 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है ना, ठीक है। 11 महीने के पहले आपको जो ओनर है वो निकाल नहीं सकता है अनटिल अनलेस आपने डिफॉल्ट ना किया हो। आप 11 महीने से भाड़ा ही नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कोई और डिस्प्यूट हो तो अलग बात है, लेकिन 11 महीने पहले वो आपको निकाल नहीं सकता, तो इसीलिए एक रेंट एग्रीमेंट बनता है ना, ठीक है। कोई भी दुकान हो या कुछ भी हो, अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स बनते हैं, लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं, तो इन पे आपका पैसा लाता है, इसमें आपका पैसा जाता है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो रेंट मैटर्स वगैरह सब इसी से डील होते हैं। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे, अगर आपने भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 11 महीने हो गए हैं लेकिन आप रेंट वाले को उठा ही नहीं पा रहे, नहीं जाएंगे हम, जबरदस्ती बैठे हैं, अभी कर लो क्या करना है, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब आपने रेंट वाले को बहुत दिनों तक रखा हो, समझ लो 10-12 साल से भाई साहब रेंट वाला है, वो आपको पैसा दे रहा है, अचानक में आपको याद आया कि यार ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसमें थोड़ा सा ही पैसा आ रहा है, व्हाई नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी। अक्सर ऐसा होता है कि 10-12 साल से जो रेंट वाला है वो बोलेगा नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम कहाँ जाएंगे, वैसे बुढ़े हो गए, हम सारा जीवन यहीं पे बिता चुके हैं, आपको रेंट देते आए हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे। अचानक भयानक में आप बोलोगे कहाँ से नई प्रॉपर्टी हम किधर जाएंगे, सो ये डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच हैपन, ठीक है। इस तरीके के रेंटल डिस्प्यूट्स होते थे। डिवोर्स केसेस, ठीक है, डिवोर्स केसेस भी सिविल लॉस के अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल लॉ, इट यूजुअली बिगिंस विद लॉजिंग एन एफआईआर। आई सपोज एवरीबडी वुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज एन एफआईआर। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, भाई साहब क्या है, हाँ टाइम क्या है, अपनी मनमर्जी, भाई साहब तुम लोग का क्या है ये, ठीक है। ओके, सो अगर आपने देखा रहेगा जब हम कोई क्रिमिनल केस की रिपोर्टिंग करने जाते हैं, समझ लीजिए आपके घर में चोरी हो गई है, ठीक है, या कोई आपका मोबाइल लेकर भाग गया है, ठीक है, या चेन स्नैचिंग का मामला है, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो आप पहले जाकर पुलिस में क्या लिखाते हैं, एफआईआर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें आप तमाम चीजें बोलते हैं कि आप कब हुई है चोरी, लगभग कब हुई है, इसमें पुलिस वाले आते हैं, दे सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले जब कोई क्राइम होता है तो उसका जो क्राइम का रिपोर्ट लॉजिंग होता है पुलिस स्टेशन में, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। तो पहले भाई साहब क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद कोर्ट में केस फाइलिंग होती है, ठीक है। पुलिस केस को खोलता है, ठीक है। एफआईआर इज बेसिकली दैट पुलिस इज टेकिंग योर कंप्लेंट। अभी आप बोलोगे पता नहीं ना मेरा ना मोबाइल खो गया, पता नहीं मेरे से खो गया या चोरी हो गई, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है भाई साहब। आप अगर बोल रहे हैं कि कोई चोरी करके लेकर गया है, देन पुलिस कैन डू समथिंग अबाउट इट। और आप बोलेंगे पता नहीं कहाँ रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो भाई जाइए, आप जब याद करेंगे तब आ जाइएगा, ऐसा ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सो व्हेन यू आर रिपोर्टिंग अ क्राइम यू हैव टू हैव अ सब्सटेंशियल एविडेंस दैट अ पर्टिकुलर क्राइम हैज अकर्ड, और उसके बाद ही पुलिस बेसिकली, क्योंकि पुलिस के पर हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर की काउंटिंग होती है, कितने केसेस उन्होंने सॉल्व किए, कितने केसेस रिपोर्ट हुए और कितने केसेस सॉल्व किए। तो उल्ट सुल्ट कोई भी एफआईआर उन लोग नहीं लिखेंगे, दे विल फर्स्ट, भाई क्राइम हुआ रहेगा तो ही, ठीक है। आपसे कोई चीज का खोना और आपसे कोई चीज का चोरी होना दोनों अलग इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। सो वन इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस, द अदर इज अ केस ऑफ थेफ्ट। जहां पे केस ऑफ थेफ्ट है वहां पे हम एफआईआर लॉन्च करते हैं, ठीक है, इज फाइल्ड इन द कोर्ट।
ये सारी चीजें होने के बाद मामला कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है। ओके, A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब, ये सिविल लॉ में क्या है, सिविल लॉ में हम पेटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में। सिविल लॉ फटाक से होने वाली घटना नहीं है, बहुत दिनों की घटना है। किसी ने आपकी जमीन पे जबरदस्ती मतलब अपना प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, अपने हिसाब से रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर हुई हैं, अब पेटिशन हैज टू बी फाइल्ड, तो आपको एक कोर्ट में पेटिशन डालना पड़ेगा, ठीक है। रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, सिर्फ जिस पे इफेक्ट हुआ है वही। मतलब समझो मेरी जमीन पे अगर भौमिक ने जबरदस्ती का कब्जा कर लिया है तो मेरे बिहाफ में हर्ष चौधरी फाइल नहीं करेगा, मुझे ही फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ही माइट बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही माइट बी माई नेबर, बट ही इज नॉट गोइंग टू फाइल अ केस फॉर मी, आई विल हैव टू फाइल अ केस फॉर माई सेल्फ। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अफेक्टेड पार्टी मतलब जिसके ऊपर इस घटना का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वही केस फाइल कर सकता है। ओके, लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल, ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब, इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन, तो भाई साहब जेल में जाएगा या उसके ऊपर कोई जुर्माना लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजों पे जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं, जैसे समझ लो ट्रेन चल रही है और किसी ने भाई साहब चेन खींच दिया तो ट्रेन रुक जाएगी, फालतू में चेन खींचा है। अगर कुछ सच में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई गिर गया है या कोई सामान आपका गिर गया है जिसको आप रोकने के लिए ट्रेन खींच रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसी मजा मारने के लिए भाई साहब अगर आपने ट्रेन रोका है तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है या एक जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू पे अ फाइन फॉर द सेम, ठीक है। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम यू कैन ऑल्सो बी पुट टू जेल। पुलिस जेल में डाल सकती है क्या किसी को, पुलिस कस्टडी ले सकती है, ठीक है, किसी की कस्टडी ले सकती है, लेकिन जेल में नहीं डाल सकती। जेल में डालने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट कैन सेंटेंस अ पर्सन टू जेल, और कोर्ट डिसाइड करेगी कितने दिन उसको जेल में रहना है और क्या सजा काटनी है। समझ में आ रहा है ये। पुलिस कैन ओनली मतलब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए किसी की कस्टडी ले सकती है, कुछ दिनों के लिए जेल में रिमांड पे ले सकती है पुलिस, नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद उसका रिलीज होना ही पड़ेगा इफ द क्राइम इज नॉट प्रूव्ड, ठीक है। ओके, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड and a tenant, the court can order the flat to be vacated and the pending rent to be paid, ठीक है। तो अगर भाई साहब जो रेंट पे रह रहा है वो बोलेगा कि नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, बड़ी इतनी बड़ी फैमिली है वो कहाँ पे जाऊं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर ऐसा हो गया है और लैंडलॉर्ड ने केस फाइल किया है, सो दैट पर्सन हैज टू वेकेट द फ्लैट, ठीक है, और जितना भी पेंडिंग रेंट है वो भी उसको देना पड़ेगा। दैट कैन बी डन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। Does everyone have access to the courts? क्या सबको access है courts में, ठीक है। Does everyone have the access? In principle, all citizens of India can access the courts in the country. Yes, if you are a citizen of India, you have all the rights to access the court. In fact, आप अगर चाहें तो अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं। आप वकील अगर नहीं हायर करना चाहते हैं, if you don't want a lawyer, you can file your own case and you can fight your own case as well. आप अपने केस को फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन फाइट योर ओन केस इफ यू डोंट वांट टू हायर अ लॉयर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे खुद जो पर्सन है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ लॉयर, ही और शी हैज फॉट हर ओन केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ओके, सो यस, ऑल सिटीजंस कैन फाइल अ केस। दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स, ठीक है। तो हर एक सिटीजन को ये भाई साहब राइट है। एज यू रेड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, ट्रस्ट, जस्टिस, लव, रूल ऑफ लॉ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, इक्वालिटी, ये सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, जो भारत के संविधान ने हमें दिए हैं, इनका प्रोटेक्शन कोर्ट्स करते हैं। अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, दे विल कम डाउन हेविली, ठीक है। ओके, इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट द राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to court has always been difficult for a vast majority of the poor in India. होता क्या है, देखिए हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 135 करोड़ के हम हैं, और समझिए इस चीज़ को कि मतलब हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है, कोई ना कोई क्रिमिनल या कोई ना कोई सिविल केस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हैं एक जगह पे कितने क्राइम्स होते हैं, आप सिर्फ पुलिस स्टेशन विजिट करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां पे फाइल कितने क्राइम्स डेली होते हैं और कितनी रिपोर्टिंग डेली होती है। अब समझ लीजिए इन क्राइम्स का अगर
30% भी अगर फाइल, देखो भाई साहब बताओ, मैं मेरे को अभी आप बोलेंगे कि अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखिए तो कैसे रखें? कितना टाइम हुआ है? 4, 4:30, 4 बजे का क्लास है। ओके, अभी देखो हमने जैसे बोला कि 135 करोड़ के हम हैं, और हर जुरिस्डिक्शन में तमाम केसेस फाइल होते हैं भाई साहब, ठीक है। इफ यू गो इन एनी जुरिस्डिक्शन, एक कामोटे जैसे छोटे एरिया में भी आप अगर पुलिस फाइल्स चेक करेंगे, एवरी डे एटलीस्ट 50 to 100 केसेस फाइल होते हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी इनमें से अगर मैं बोलूं 100 केसेस में से अगर 50 भी रोज के रोज पहुंचते हैं तो एक महीने में भाई साहब कितना हो गया? 1,500 केसेस तो यहीं से हो गए। अभी ऐसे ही समझ लो नवी मुंबई में कितने जगह हैं, पनवेल हो गया, कामोटे हो गया, मतलब कलमबोली हो गया, सो मेनी यूनिट्स आर देयर, ठीक है, सो मेनी यूनिट्स आर देयर। तो केसों की भरमार है, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी कोर्ट सिस्टम इतने सारे केसेस को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखो होता क्या है कि केस कोई ऐसा नहीं होता है, कोई केस आया भाई साहब, गवाह कभी आते हैं, जिसके ऊपर केस है वो कभी आएगा, कभी एब्सेंट रहेगा, ऐसे तमाम चीजें हैं। हम बीमार हैं भाई साहब, अभी इसने समझ लो मेरे ऊपर कोई केस कर दिया है, ठीक है, लेट्स से भौमिक हैज फाइल्ड अ लीगल केस अगेंस्ट मी, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि यार मैं ये केस हार जाऊंगा, तो कुछ बहाना बना देता हूँ, आई एम नॉट वेल, कोई हॉस्पिटल का बिल दिखा दूंगा मैं, ये भाई साहब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, कैसे आऊँ, तो कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा वो, ठीक है। सो ऐसे हमारे जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं, और हजारों लाखों की तादाद में ये कोर्ट केसेस पेंडिंग है। कोर्ट केस मतलब अगर मामला कोर्ट में जाता है तो उतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, आप मानकर चलिए कि मतलब एक डिले होगा ही होगा, डिपेंडिंग, क्योंकि कोर्ट को प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता है। अगर कोई मर्डर हुआ है तो उस केस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कोई बहुत बड़ी रॉबरी हुई है या मतलब बहुत बड़ा कोई झोल हुआ है तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि आपका भाई साहब छोटा सा लैंड का डिस्प्यूट, ठीक है। हालांकि आपके लिए बड़ा मामला हो सकता है वो, लेकिन कोर्ट के लिए इतने सारे केसेस रोज हैं कि भाई वो प्रायोरिटाइज करेंगे। तो देयर आर केसेस विच आर पेंडिंग फॉर मोर देन अ ईयर, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, चल ही रहा है भाई साहब, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तमाम केसेस हैं। जब ये केसेस कोई गरीब लड़ते हैं तो अभी कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी, तो गरीब होटल में रहकर हाजिरी नहीं दे सकता। अभी समझो जैसे कोई स्टेट है, जैसे समझ लो ये यूपी है, और यहाँ पे इलाहाबाद में एक हाई कोर्ट है, यहाँ पे केस है, भाई साहब बंदा रहता है कहीं पे एकदम गांव में, तो अभी वो यहाँ से आया कोर्ट केस अटेंड करने के लिए, कोर्ट केस में हाजिरी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो आया है अपना केस लड़ने के लिए, वो रहेगा कहाँ? होटल्स में नहीं अफोर्ड कर पाएगा, रास्ते पे रहना पड़ेगा, ठीक है। कोई गरीब फार्मर है कोई, या कोई गरीब इंसान है जो होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सो हाउ विल ही सर्वाइव? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अनफॉर्चुनेटली इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। So has always been difficult for a vast majority of the poor people in India. Legal procedures involve a lot of money. बस अब पैसा तो लगेगा। आप सरकारी वकील हायर कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ हर एक को अपॉर्चुनिटी देती है अपना केस लड़ने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक सरकारी वकील को भी हायर कर सकते हैं अपना केस लड़ने के लिए, ठीक है। बट स्टिल आपको उस शहर में तो आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रहना तो पड़ेगा, ये सब एक्सपेंसेस तो हैं, ठीक है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी दैट विल बी कंज्यूम्ड, ठीक है, बोथ द पार्टीज, ठीक है। जो भी भाई साहब पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका पैसा जाने वाला है, काफी सारा पेपर वर्क होगा, ठीक है, काफी सारा पेपर वर्क होगा, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कोई भी केस ताबड़तोड़ हल नहीं होता है, इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, एवरी केस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम इतने बड़े पॉपुलेशन के हैं कि और इतने सारे कोर्ट्स में इतने सारे मैटर्स पेंडिंग है फॉर मेनी रीजंस, ठीक है, जिसके वजह से ताबड़तोड़ जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ओके। सो दे से दैट जस्टिस अगर डिले होता है तो वो जस्टिस डिनाइड के बराबर ही हुआ ना, ठीक है। सो दे से दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन अभी ये सेइंग सही है कि अगर डिले हो रहा है किसी जस्टिस में तो मतलब एक तरफा मतलब वो यही हो गया कि जस्टिस को डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, इतनी बड़ी तादाद है हमारी और इतने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है। सो फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, इसके ऊपर द आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, ठीक है। सो अभी ये भाई साहब सोचेगा कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी, मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई का समझ में नहीं आता, पता क्या केस मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। आपको मालूम है, जब समझ लीजिए अगर भौमिक ने मेरे ऊपर कोई केस किया तो भौमिक का जो लॉयर होगा वो मुझे लीगल नोटिस भेजेगा मेरे घर पे,
और उस लीगल नोटिस को पढ़कर मुझे पढ़ना है। अगर मुझे वो लीगल, तो ये पोस्टमैन डिलीवरी करेगा, जो सरकारी पोस्टमैन होता है वो डिलीवर करता है। सो भौमिक हैज़ फाइल्ड अ लीगल केस, तो भौमिक के लॉयर मेरे को नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस, कि भाई साहब आपका ये मामला है, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, या तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, नहीं तो हम इसको कोर्ट में लेके जाने वाले। समझ लो कोई पैसे का लेन देन हुआ है और मैंने इसका पैसा मार दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक लीगल नोटिस आएगा इसके लॉयर से। ये लीगल नोटिस जब आता है तो अगर मेरे को ये खोल कर पढ़ना पड़ेगा लॉयर के सामने, मतलब जो पोस्टमैन होगा उसके सामने, पोस्टमैन मेरे से एक्नॉलेजमेंट लेगा कि इसने पढ़ लिया है। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार में जो रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा और पोस्टमैन को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। अगर मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कोर्ट नोटिस समझ में नहीं आता है, तो पोस्टमैन पढ़ के सुनाएगा और मेरा अंगूठा लेगा उसमें। दैट इज कॉल्ड समन्स, ठीक है। कोर्ट का एक समन्स आता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। So the idea of going to court to get justice often seems remote, ठीक है, often seems remote। तो ये भाई साहब हो जाता है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आर वी क्लियर? तो जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं उनको कोर्ट नोटिस समझ में नहीं आते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर समझ में नहीं आते हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडजस्टेड टू इट, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल चीजें हैं ये। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL, ठीक है। अब ये PIL क्या होता है? To increase access to justice, ठीक है। So it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated, ठीक है। अब इस चीज को समझो भाई साहब कि मैं एक अनपढ़ गवार आदमी हूं और इसने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया है, मुझे नहीं मालूम अभी क्या करना है, तो मैं जाऊंगा आदित्य के पास। आदित्य भाई साहब समझ लो एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, मेरे फैमिली का मेंबर है या मेरा कोई दोस्त है, सो ही इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक अलाउड एंड। तो इसके पहले क्या था भाई? जो पीड़ित है वही केस फाइल कर सकता है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है या जिसका शोषण हुआ है वही केस फाइल कर सकता है। लेकिन अभी इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट on behalf of those whose rights are being violated। तो आदित्य क्या कर सकता है भाई साहब? मेरे बिहाफ में वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। he can basically file a case, ठीक है। तो ये होते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइल अ केस। मेरे को मालूम ही नहीं भाई साहब क्या, मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकता हूँ। लेट्स से आई एम एब्सोल्युटली अनपढ़ गवार इंसान हूँ, मुझे कुछ पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो मेरे को ऑफिशियल प्रोसीजर समझ में नहीं आएंगे। सो पढ़ा लिखा इंसान मेरे हिसाब से मेरे केस को फाइल अप कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अलाउड पोस्ट 1980s, ओके। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप PIL दे, आप यहां से भी उनको भेज सकते हैं एक लेटर या टेलीग्राम से, ठीक है। यू कैन सेंड अ PIL। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman working conditions। अभी bonded laborers जो होते हैं दिन का कमाते हैं, ठीक है, उनको दिन की मजूरी मिलती है। लेकिन क्या होता है, जैसे समझ लो भाई साहब 8 घंटे का काम है, ठीक है, और इनको मिल रहा होगा कुछ 800 रुपए मिल रहे होंगे। लेट्स से एक दिन का काम है, 8 घंटे का काम है, जो भी मेहनत मजूरी का काम है, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, इनको लेट्स से 800 रुपए मिल रहा होगा। लेकिन इनकी सेठ ने क्या देखा कि काम को थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। जैसे ये शाम को भाई साहब गए अपना पैसा लेने, एक काम करो भाई साहब मैं पैसा नहीं दे सकता अभी, 2 घंटा और काम कर लो, अभी दे देता हूँ मैं। तो जबरदस्ती का क्या करा लिया इनसे, 10 घंटा काम करा लिया, दिया वही 800 रुपये। तो इस तरीके के शोषण इन पे होते हैं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है ना, मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है कितना हमको देना है, कितना आप काम करेंगे, मुंह जबानी है ये सब, है ना, कि आप भाई साहब 8 घंटे काम करेंगे आपको 800 रुपये मिलेगा, ये काम है। अभी मैं कुछ भी उसमें चेंज कर सकता हूँ, मेरे को लगा कि भाई साहब और 2 घंटा बढ़ा देते हैं और 800 में ही निपटा देते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हो सकती हैं जहां पे शोषण होगा, क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट है, ठीक है। जो सेठ है और जो मजदूर है उसके बीच में वर्बल एग्रीमेंट है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। आप अगर प्रॉपरली कहीं पे जॉब करते रहेंगे तो आपका भाई साहब एक एग्रीमेंट रहेगा। आप अगर कोई जॉब करते रहेंगे
Okay, so in the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman working conditions. Bonded laborers मतलब इनको और कोई जगह नहीं दिए जा रही है काम करने के लिए, और इस तरह से इनह्यूमन कंडीशंस में इनको काम करवाया जाता था, ठीक है। सो इसके लिए पीआई मतलब अभी क्या होता है, लेबर एसोसिएशन का कोई एक ऐसा बंदा रहता है जो पढ़ा लिखा होता है, और इनके बिनाप में क्या करेगा, पीआईएल फाइल करेगा जो भी जो काम करवा रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो ऑल दीज लेबरर्स दे वुड नो नथिंग अबाउट फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट फॉर देयर राइट्स व्हिच आर बीइंग वायलेटेड एवरी डे। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल अप्रोच अ पर्सन हु ऑन देयर बिहाफ विल फाइल अ पीआईएल। तो इनके बिहाफ में वो पीआईएल फाइल करेगा, कहां पे, कोर्ट केस में, ठीक है। क्लियर है। Securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। ऐसा भी केस हुआ है बिहार में एक जेल में, ठीक है, जहां पे प्रिजनर्स को रखा गया है जबकि उनका जो जेल टर्म था, ठीक है, जितने टर्म का कोर्ट ने उनको जेल दिया था वो कंप्लीट हो गया था, फिर भी वैसा वो वहीं पे, अभी इनके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई इनके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है, और ये वही जेल पे है, ठीक है। सो इवन आफ्टर देयर sentence term was over, they were still behind the bars, so somebody filed a PIL to get them released। तो इस तरीके के तमाम केसेस होते हैं जिसमें PIL की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कोर्ट प्रोसीजर से थोड़ा बहुत वाकिफ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। Did you know that midday meal that children now receive in government and government aided is also because of a PIL? तो आप देखोगे आंगनवाड़ी के स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, मिड डे मील का स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोवाइड करती है टू पीपल और टू स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज ऐसा देखा गया कि जितने भी गांव खेड़े के इलाके थे वहां पे मतलब किसानों का ये मानना था कि भाई अगर ये स्कूल गए तो इनको खाना कौन देगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो भाई साहब इनको स्कूल तो भेजो, हम खाना देते हैं, एक टाइम का खाना हम देते हैं। सो मिड डे मील जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये भी एक पीआईएल किसी ने फाइल किया था, उसके रिस्पॉन्स में ये जनरेट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में चेंज लाई थी क्योंकि किसी ने इसके अगेंस्ट में पीआईएल जारी किया था कि भाई अगर आप इसको भी समझो कि एक गरीब पीजेंट या पुअर फार्मर की फैमिली है, वो अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजेगा, हालांकि भेजना बहुत जरूरी है लेकिन क्यों भेजेगा, ठीक है। वो यही सोचेंगे ना कि खेत में हाथ बटाएंगे इससे अच्छा होगा, कहीं जिस घर में खाना नहीं है वो पढ़ाई के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। तो फॉर दैट देयर वाज अ पीआईएल दैट वाज फाइल्ड, and on the basis of that PIL government basically did this, ठीक है। In 2001 the drought in Rajasthan and Odisha meant that millions faced an acute shortage of food, ठीक है। तो 2001 में क्या हुआ भाई साहब, राजस्थान और उड़ीसा में ड्राउट, बहुत बड़ा सूखा पड़ा, ठीक है। Meanwhile the government godowns were full of grain, और गवर्नमेंट के जितने भी गोडाउन्स थे वो वहां पे भाई साहब भरपूर अनाज था। क्यों रहा होगा ये, ऐसा क्यों हुआ रहेगा कि despite there being a drought and despite agricultural production being impacted, why were the government houses full of grain? क्यों वैसा रहा होगा? Often this was being eaten away by rats, तो rats भाई साहब इसको खा रहे हैं, ठीक है। In this situation of hunger amidst plenty, मतलब ये कैसा सिचुएशन हो गया कि भाई साहब भरपूर मात्रा में अनाज है और फिर भी लोग गरीब हैं, लोगों का खाना नहीं पहुंचा है। जैसे ही दुकानदारों के पास जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि राशन के शॉप्स में जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब खत्म हो गया है अनाज, हुआ ही नहीं, फसल ही नहीं हुई, पैदावार ही नहीं हुई है, ठीक है, इतना बड़ा सूखा पड़ा है, देख नहीं रहे हो क्या, ठीक है, इस तरह की बहाने। An organization called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court। तो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, इन्होंने भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज किया कि भाई साहब ऐसा अवस्था क्यों है उड़ीसा और राजस्थान में, in spite of the government godowns being full of all these plenty of grains and rats eating away these grains, why are these grains not being distributed amongst people who are starving for food, ठीक है। The state excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong। तो इसका मतलब स्टेट ने जो एक्सक्यूज दिया था कि हमारे पास एडिक्वेट फंड्स नहीं है सूखा पड़ने के चलते, ठीक है, इट वाज प्रूव्ड एज रॉन्ग इन दैट केस बिकॉज द गोडाउन्स वेर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स। गोडाउन्स में भरपूर मात्रा में ग्रेन्स था, ठीक है, सरकारी गोडाउन्स में भरपूर मात्रा में ग्रेन्स होने के बावजूद भी सरकारी जितने भी आपके गोडाउन्स थे उन्होंने ये बहाना दिया कि भाई हमारे पास ग्रेन्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस PIL which was filed in the Supreme Court and hence the government's agenda was proved as wrong, ठीक है।
The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. It therefore directed the government to provide more employment to provide food at cheaper prices through the government ration shops. और यहाँ पे आया भाई साहब राशन शॉप्स का मामला, ठीक है। तो ये जो राशन शॉप्स होते हैं यहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट्स में फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उनका राशन कार्ड बनता है। देखो राशन कार्ड का एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। तो राशन कार्ड से आपको बिलो पॉवर्टी लाइन में राशन के शॉप में, हालांकि थोड़ा सा लाइन लगता है, लेकिन वहां पे आप बहुत ही सब्सिडाइज रेट में आटा, गेहूं, दाल, चावल ये सब ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्रोक्योर दीज थिंग्स एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन। तो ये दोनों चीजें जो हुई, जो राशन शॉप्स का एस्टैब्लिशमेंट एंड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन, दिस वाज एज पर अ PIL that was filed in Supreme Court, ठीक है। These were the results of a PIL. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. तो अभी गवर्नमेंट स्कीम लाती है किस चीज का भाई साहब? गवर्नमेंट स्कीम लाती है राशन शॉप्स का, और गवर्नमेंट स्कीम लाती है भाई साहब मिड डे मील का, ठीक है। क्या इसमें झोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये राशन शॉप्स में जो राशन है, वो जो लोग राशन शॉप के ओनर है वो लोग हो सकता है कि कंकड़ मिला दें इसमें और बाकी का माल, जैसे समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक अनाज की बोरी है, इसमें 10 क्विंटल अनाज है ना। इस 10 क्विंटल अनाज में से अगर मैंने 2 क्विंटल निकाल लिया और 2 क्विंटल की जगह पे कंकड़ भर दिया, ठीक है, और इस 2 क्विंटल को मार्केट में बेच दिया। यहाँ पे भाई साहब मैं बेच रहा हूँ अगर, तो मेरे को 2 रुपए पर केजी बेचना पड़ रहा है, और मार्केट में मैं इसी चावल को अगर मैं बेचूं तो लेट्स से आई एम एबल टू सेल इट एट 40 रुपीज पर केजी, तो ब्लैक में मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। इस तरह की हरकतें हो सकती हैं राशन शॉप्स में, ठीक है। प्लस मिड डे मील का भी देख लो भाई साहब। मिड डे मील, स्कूल में इतना राशन आता है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं? शायद 5 या 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाकी किधर जाएगा? बाकी भाई साहब स्कूल वालों के घर में, है ना। ऐसा हो सकता है, ठीक है, इट कैन हैपन। तो इसीलिए ये जो PIL के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फॉर मिड डे मील एंड गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फॉर राशन शॉप्स एज वेल। ये सिर्फ प्रोवाइड करना ही नहीं होना चाहिए, इसका भाई साहब रेगुलर चेकिंग भी होनी चाहिए। राशन शॉप्स में रेट्स पड़ती हैं, स्कूल्स में भी रेट्स पड़ती हैं। रेट्स क्या बोलेंगे? चेकिंग होती है कि आप लोग मिड डे मील को प्रॉपर्ली लॉन्च करके चला रहे हो कि नहीं, आप राशन शॉप्स में जो आपका राशन अवेलेबल है वो प्रॉपर्ली रोज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। ये राशन शॉप्स के स्कीम को हम क्या बोलते हैं? PDS बोलते हैं। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये राशन शॉप्स में जो होता है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड जिनका होता है उनके हिसाब से उनको आटा, दाल, गेहूं, चीनी, तेल ये सब मिलता है, जो जरूरी सामान होते हैं, और बहुत सब्सिडाइज रेट में मिलता है। जो चीज बाजार में 50 की होगी वहां पे 20 रुपए में मिल जाएगी आपको, या 10 रुपए में मिल जाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट करता है ये, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर देयर। जुडिशरी, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स? यस, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include, ठीक है, the right to food, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 21, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को डिफाइन करता है, ठीक है। एवरीबडी हैज अ राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट क्या हो गया? राइट टू फूड। और इसी राइट टू फूड में 2 चीजें हुई आपकी। पब्लिक लिटिगेशन, ठीक है, PIL दर्ज हुई, कोर्ट में PIL दर्ज हुई, और इसी PIL के चलते 2 चीजें इंप्लीमेंट की गई। क्या क्या भाई साहब? आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर राशन शॉप्स एंड व्हाट एल्स? मिड डे मील। व्हाट एल्स? मिड डे मील, ठीक है। राइट टू, भाई राइट टू लिव कैसे हो सकता है? इंसान को जिंदा रहने के लिए पहला चीज जो है वो खाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। सो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द राइट टू लाइफ properly, these 2 schemes were launched: the public distribution system, which is basically ration shops, and the midday meal in schools for students, ठीक है। Any questions people? Any questions? No, बहुत बढ़िया। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme, ठीक है। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. कभी कभी ऐसे court judgments भी आ जाते हैं who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं। रास्ते में बहुत लोग रहते हैं, बंजारे लोग रहते हैं, ठीक है, जो भटकते रहते हैं। Believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgments, ठीक है। तो अभी कैसा है, देखो आप रास्ते पे नहीं रह सकते। अगर आप रह रहे हैं तो पुलिस उड़ा के लेके जा सकती है और आप पे केस बन सकता है।
तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि अरे रास्ते पे नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारे पास घर ही नहीं है रहने को, ठीक है। तो इसमें डिस्प्यूट होता है, ठीक है। द राइट ऑफ हाउसिंग शुड बी एंश्योर्ड दैट ऑल पर्सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और एक्सेस हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सबको हाउसिंग होना चाहिए, ये राइट टू हाउसिंग है, लेकिन क्या सब लोग हाउसिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। सो इफ दे आर स्टेइंग इन स्ट्रीट्स और फुटपाथ्स, they are not authorized to stay there and they can be evicted away. Evicted away मतलब पुलिस आके इनको उठा कर ले जा सकती है, इन पे केस बन सकता है। तो फिर लोग बोलते हैं कि ये गलत है ना, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डिस्प्यूट होता है। बिलीव दैट द रीसेंट जजमेंट्स ऑन एविक्शंस आर अ फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट्स। एविक्शन मतलब क्या? खाली करो, ठीक है। सिर्फ रास्ते पे रहना ही नहीं, रास्ते पे बहुत सारे लोग धंधा भी कर रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जो भाई साहब कोई स्टॉल लगाकर कुछ छोटा मोटा चीज बेच रहे हैं। सो ऑल दीज आर पीपल आर हु आर अर्निंग मनी फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है। सो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखो, अगर गाड़ी आती है और इनको लेकर जाते हैं तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, एविक्शन है। लेकिन क्या गाड़ी हर समय आती रहती है? नहीं, कभी कभार आती है, राइट। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट एडजस्टमेंट कर रहा है ना, गवर्नमेंट दोनों चीजों को देख रहा है कि भाई साहब लोगों के पास नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि अपना दुकान या किसी रेंट की दुकान को लेकर अपना बिजनेस चलाएं, तो इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा भाई साहब, हम तो जाकर जला नहीं सकते, तो इनको कुछ तो कमाना पड़ेगा। तो इसीलिए अलाउ भी करते हैं और कभी कभी लेकर भी जाते हैं। सो हालांकि ये इलीगल है, सबको मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट अलाउ भी करती है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली कंसर्न है कि दे आर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन स्ट्रीट्स, दीज वेंडर्स वेयर विल दे गो, कि कहाँ पे बेचेंगे, ठीक है, इनके घर में चूल्हा कैसे चलेगा, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच आर कंसिडर्ड। हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट रास्तों पे ये सब काम नहीं कर सकता और एविक्शन कभी भी हो सकता है, ठीक है। While recent judgments tend to view the slum dwellers as encroacher in the city, ठीक है। अभी भाई साहब आज की तारीख में जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से ये जो आपके एनक्रोचमेंट्स होते हैं, पेपर, ठीक है, एनक्रोचमेंट्स मतलब जो आपके स्लम ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है। स्लम ड्वेलर्स, व्हाट आर स्लम ड्वेलर्स? पीपल हु ड्वेल इन स्लम्स इन द मिडिल ऑफ द सिटी। भाई साहब सिटी के बीचों बीच जो लोग स्लम्स में रहते हैं, ठीक है, इनको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है भाई साहब? एनक्रोचर। एनक्रोचर मतलब सिटी स्पेस को खा रहे हैं ये, इनको हम कभी भी उठाकर फेंक सकते हैं, ये इलीगल है। दिस इज इलीगल एनक्रोचमेंट। इलीगल एनक्रोचमेंट, इट इज नॉट अ लीगल थिंग दैट दे आर ऑक्यूपाइंग। ये जो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं झोपड़पट्टियों में या जुगड़ झोपड़पट्टियों में, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, दीज आर रिगार्डेड एज एनक्रोचर्स इन द सिटी, ठीक है। बट दे आर नॉट। अभी ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुंबई में धारावी एरिया है, ठीक है। धारावी जो है तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है। इट इज नॉट ओनली अ स्लम एरिया विच इज इन मुंबई, इट इज एशियाज लार्जेस्ट स्लम एरिया। तो क्या हम उसको खत्म कर सकते हैं? क्या हम उसको उठाकर फेंक सकते हैं? नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाएंगे ये लोग, ठीक है? वेयर विल दे गो? बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर villages and come here in Mumbai to earn something because they were not able to earn that much in their respective localities. So they have come to earn and make a living. So we cannot throw them all off a sudden, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ह्यूमन अप्रोच रखना पड़ेगा। 1985 Olga Tellis versus Mumbai Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. तो slum dwellers के अगेंस्ट में भाई साहब कोर्ट ने वर्डिक्ट जारी किया था कि they cannot encroach on land which is of the government, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट में भाई साहब एक केस चला। She basically filed a case. The judgment on Olga Tellis versus Mumbai Municipal Corporation. तो आप देखो यहाँ पे किसके किसके बीच में केस चल रहा है। She is basically fighting for these people who are slum dwellers and Mumbai Municipal Corporation. मतलब आपका भाई साहब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और इंसान के बीच में भी, कॉमन इंसान के बीच में भी केस चल सकता है। तो ये केस चला। Establish the right to livelihood as a part of right to life. तो मतलब आप राइट टू लाइवलीहुड, हर एक को लीगल तरीके से पैसे कमाने का पूरा हक है, ठीक है। दैट इज व्हाट वाज बेसिकली प्रपोज। हर एक को लीगल तरीके से पैसे कमाने का पूरा हक है, मतलब आप कमा सकते हैं, ठीक है, रास्ते पे भी धंधा करके कमा सकते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजेस लिंक द इश्यू टू द राइट टू लाइफ एंड दैट ऑफ लाइवलीहुड. The sweep of right to life conferred by Article 21 is a wide and far-reaching. Life means something more than animal existence. सिर्फ देखो एनिमल्स क्या है, उनको घर नहीं चाहिए,
खाना पीना चाहिए उनको, लेकिन दे डोंट नीड अ हाउस टू स्टे, ठीक है, बट वी वुड नीड अ हाउस टू स्टे, वी वुड हैव ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी कंपेयर टू एनिमल एग्जिस्टेंस, वी कैन नॉट स्टे आउट इन द रोड्स और जंगल्स, राइट। तो यहाँ पे भाई साहब लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, it does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as for example by the imposition and execution of death sentence। इंडिया में डेथ सेंटेंस बहुत कम मिलता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ सेंटेंस मिलता नहीं है, लेकिन डेथ सेंटेंस जो है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो लास्ट है, मतलब बहुत ही खतरनाक आपने कोई क्राइम किया रहेगा किसी ने, तो तब जाकर उसको डेथ सेंटेंस मिलता है, ठीक है। अदरवाइज डेथ सेंटेंस इज जनरली अवॉइडेड, इट इज जनरली अवॉइडेड। उसके बना पर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, उम्र कैद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उम्र कैद मतलब आप भाई साहब 14 साल जेल में रहोगे तो तब तक इंसान बुढ़ा ही हो जाएगा भाई साहब, क्या उसके भी जीवन में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो जनरली डेथ सेंटेंसेस आर अवॉइडेड बाय जजेस, बहुत एक्सट्रीम कोई केस होगा और प्रूव हुआ रहेगा तब जाकर डेथ सेंटेंस उसको दिया जाता है। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो लोग बेसिकली एग्जीक्यूशन करते हैं, जो लोग फांसी लगाते हैं, उनका भी साल में शायद 1-2 केस ही आता रहेगा, वेरी वेरी रेयर। डेथ सेंटेंस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कैपिटल पनिशमेंट है ये, बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। ताबड़तोड़ कोई कैपिटल पनिशमेंट पाने वाला इंसान नहीं होता है until unless something very grievous has been committed, ठीक है। ओके, सो एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये भाई साहब राइट टू लाइफ है, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ द राइट is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood। तो अगर देश की इतनी बड़ी आबादी जो भरसा सड़कों पे धंधा करती है, सड़कों पे बिजनेस करती है, अगर उन सबको सड़कों से हटा दिया जाए तो उसका इमीडिएट रिप्लेसमेंट क्या है? क्या गवर्नमेंट इन सबको धंधा करने के लिए कोई जगह दे रही है? जैसे आप देखोगे ये जो ग्राउंड है, मार्केट प्लेस है, ये इलीगल है ना, जो लोग भी भाई साहब रस्तों पे धंधा कर रहे हैं वो इलीगल है, वो हम समझ रहे हैं, और कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट दे दिया है कि कोई भी रास्ते पे धंधा नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रास्ते पे जो धंधा हो रहा है, अगर उसको उठाकर फेंक दिया जाए, उसको उठा साफ कर दिया जाए, तो उसके बदले में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दीज पीपल हु विल लूज देयर अपॉर्चुनिटी टू लाइवलीहुड, वेयर विल दे गो? उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो उनके पास और कोई नहीं ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू कमिट अ क्राइम एंड अर्न मनी, right? They will basically commit a crime and earn money. Okay, an equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood। तो देखो यहाँ पे कोर्ट में केस आया और केस में हिसाब से भाई साहब आप स्ट्रीट वेंडरिंग नहीं कर सकते हैं, ये नियम लागू हो गया, तो स्ट्रीट पे कोई भी धंधा करना आपका इलीगल कहलाएगा, ठीक है। इफ यू हैव टू बेसिकली डू अ बिजनेस, you have to do it within the boundaries of a room or basically a shop, ठीक है। तो इस चीज से हम ये बोल सकते हैं कि लेकिन इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उससे होगा क्या? देखिए, आप लॉ किसके लिए रखते हैं? क्राइम को कर्ब करने के लिए, है ना, क्राइम को कम करने के लिए। लेकिन ये पर्टिकुलर लॉ क्या करेगा? जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिनका सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा, दे विल हैव नथिंग बट टू कमिट अ क्राइम एंड अर्न मनी, है ना। ताबड़तोड़ में वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ जुर्म कर बैठेंगे, क्योंकि फैमिली का टेंशन रहेगा, पैसे नहीं आते रहेंगे तो कोई छिनताई करेंगे या कुछ क्राइम कर बैठेंगे, जिसके वजह से क्राइम बढ़ेगा नहीं, क्राइम कमेगा नहीं, क्राइम बढ़ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग वी हैव टू बी अ लिटिल, तो इसीलिए देखिए आप बोलेंगे कि भाई साहब अगर कोर्ट ने ये फरमान जारी कर दिया है, तुमको हमेशा हंसी आती रहती है, एवरी टाइम लाफिंग, पता नहीं, ठीक है। ओके, सो अगर हम इस चीज को एज अ क्राइम कर्ब करना चाहते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रीट वेंडरिंग को हम पूरा बैन कर देते हैं, उसका तकलीफ ये है कि अगर स्ट्रीट वेंडरिंग को बैन करना है तो आपको इन सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, अदरवाइज बिना इनके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए अगर आप इसको बैन कर देंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ सब्स्टिट्यूट फर्स्ट, आप इनको पहले कहीं पे अब्सॉर्ब करवाइए तब जाकर इसको बैन कीजिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग आउट देयर, दैट द एविक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पेमेंट और स्लम विल इनएविटेबली लीड टू द डिप्राइवेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो किसी भी स्लम को तोड़ना आसान है,
किसी भी स्लम से लोगों को उठाकर बाहर फेंकना आसान है, देखिए, लेकिन उसके बाद क्या, किसी स्लम एरिया को या किसी जहां पे स्ट्रीट वेंडरिंग हो रही है, जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सब्जी बेच रहे हैं या कोई बड़ा पाव बेच रहे हैं या कुछ भी, वहां से लोगों को हटाना आसान है, लेकिन उसके बाद क्या, हमने ताबड़तोड़ भाई साहब तोड़ ताड़ के सब कुछ बराबर कर दिया, ठीक है, क्लीन कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या, विल यू बी एबल टू कंट्रोल द क्राइम दैट विल शूट अप? ऑब्वियसली क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पास देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैज बीन स्नैच्ड, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा तकलीफ है। इज अ प्रोपोजिशन व्हिच डज नॉट हैव बी established in each individual case, is a proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live. तो ये जो petitioners हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इनके पास बहुत ही एक small सा, the petitioners live in slums, ये स्लम्स में रहते हैं एंड ऑन पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब फुटपाथ पे, ठीक है, बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू नर्स, इनके पास भाई साहब बहुत छोटे छोटे जॉब्स हैं एंड देयर इज नोवेयर एल्स फॉर देम टू लिव, इनके पास भाई साहब और रहने की कोई जगह नहीं है, दे डू नॉट हैव अ सब्सटेंशियल प्लेस टू लिव, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट है। देखिए यहाँ पे अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसका तो कोर्ट ऑफ लॉ में पनिशमेंट होगा, लेकिन इस तरीके के सिविल केसेस में कोर्ट भले ही एक तरफा हो, लेकिन गवर्नमेंट भाई साहब उसकी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया भाई साहब जितने भी आपके इलीगल एनक्रोचमेंट से सब साफ कर दो, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कहां पे इनको जनरेट करेंगे? हाँ, नाचना है, ठीक है, तो कहां से इनकम जनरेट होगा? वेयर विल द इनकम बी जनरेटेड? इतने सारे लोग who will lose their income in one shot, where will they basically rehabilitate? Okay? The conclusion therefore is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. ठीक है, तो इनका भाई साहब कहीं से भी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगा और ऑब्वियसली ये अपने आप को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो आप इनके फंडामेंटल राइट को डिनाई कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो, मतलब आप जैसे ये बाजार में आपने देखा है कभी कभी साल में एक बार बुलडोजर चलता है ना, साल में एक ही बार चलता है, रोज रोज नहीं चलता है वो, और उसके लिए बहुत बड़ी पुलिस के इंतजाम करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे स्ट्रीट वेंडर्स पे भी कभी कभी वो गाड़ी आती है और लेकर जाती है, वो भी रोज नहीं आती है, कभी हो सकता है 10 दिन में 15 दिन में आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है यार बेचारे जाएंगे कहाँ, चलो एक दिन के लिए हमने दिखा दिया कि हमने इनके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन रोज रोज कार्रवाई करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? वेयर विल दे गो? ठीक है, सो इसीलिए सब कुछ एकदम बाय लॉ नहीं चल सकता। किसी भी देश में आपका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ एकदम आप बाय लॉ चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप एक चीज को कर्व करने जाएंगे दूसरी चीज उमड़ पड़ेगी। अगर आपने भाई साहब इतने लोगों का रोजाना जो इनकम है वो बंद करवा दिया, ये लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग कोई क्राइम करेंगे और तब आपको अलग से लॉ बनाना पड़ेगा, है ना, तब और आफत आ जाएगी। So these are things which happen. Does everyone have access to? Okay, another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. भाई साहब इतनी बड़ी तादाद है केसेस की, कोर्ट केसेस की, हमारी खुद की तादाद इतनी ज्यादा है, तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं कि कोर्ट केस करने में लोग घबराते हैं। पता नहीं कभी केस का नंबर आएगा, पता नहीं केस पे डिसीजन कब होगा, ये सब कुछ मामला मालूम नहीं। एवरी कोर्ट दैट इज देयर इन द एवरी केस दैट इज देयर इन अ कोर्ट, वो ताबड़तोड़ किसी का भी डिसीजन नहीं होता है, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे तो ये मानकर चलिए कि कल ही कल फैसला नहीं होने वाला, ये भाई साहब खिंचेगा अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, पता नहीं कब। इसीलिए ज्यादा करके लोग थक हार के क्या करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। समझ लीजिए मैंने इनका 10 लाख रुपए मार दिया, ठीक है, कोई डीलिंग थी तो इनके साथ मेरी डीलिंग हुई है और मैंने इनका 10 लाख रुपए वापस नहीं किया, इन्होंने मेरे ऊपर कोर्ट केस किया, अभी कोर्ट केस चल रहा है, कभी मैं जा रहा हूं, कभी ये जा रहे हैं, कभी दोनों जा रहे हैं, बार बार थक जाएंगे, हम दोनों भी थक जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, थक कर कोर्ट डेट देता रहेगा, अच्छा आज ये गवाह नहीं आया, आज वो गवाह नहीं आया, ये अपने विटनेसेस को बुलाएंगे, मैं अपने लॉयर्स को बुलाऊंगा, ये अपने लॉयर्स को बुलाएंगे, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद नहीं बोलूंगा कि भाई साहब, तो ये बोलेंगे एक काम करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं।
तो मैं भी बोलूंगा चलो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मीन्स व्हाट, मतलब आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर रहे हैं, तो मुझे इनको कितना देना था, 10 लाख, तो ये बोलेंगे चलो मामला रफा दफा करो, लेट्स फिनिश इट ऑफ इन 7 और 8 लाख, ठीक है। तो ऐसे होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ज्यादा करके आपके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा खिंच जाता है कि वी डू नॉट हैव दैट टाइम एंड नीदर हैव दैट पेशेंस एज वेल, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं। केस डिसमिस, देन द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये फ्रेज है, is often used to characterize this extended time period that courts take, ठीक है। However, in spite of this, there is no denying that judiciary has played a crucial role in democratic India. तो हमारे democratic India में judiciary का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, serving as a check on the powers of the executive. तो executive के powers पे भाई साहब हमेशा check बना रहता है। executive कुछ भी कर सकता है। executive मतलब जो लोग, देखिए 3 pillars of democracy are what? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कुछ भी कर सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी आपर तापर लॉ लाएगा तो नहीं चलेगा भाई साहब। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता हुआ कोई लॉ आ जाए या उसके अगेंस्ट में कोई PIL दर्ज हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी पिटीशन फाइल कर सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे भाई साहब एक लॉ हुआ, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, द लेजिस्लेचर एज वेल एज in protecting the fundamental rights of the citizens। तो कोर्ट्स या लॉ का जो सिस्टम है, ये लेजिस्लेचर को भी चैलेंज कर सकता है, और ये किसको चैलेंज कर सकता है भाई साहब, इट कैन चैलेंज लेजिस्लेचर एंड इट कैन ऑल्सो चैलेंज लेजिस्लेचर। तो ये लेजिस्लेचर को चैलेंज कर सकता है और एग्जीक्यूटिव को भी, ठीक है। हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है भाई साहब, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो आपका जुडिशरी जो है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के डिसीजंस को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई पुलिस में है लेट्स से, तो पुलिस कुछ भी कर सकती है क्या, नहीं ना, पुलिस को भी लॉ से काम करना पड़ता है। तो आप देखोगे पुलिस वालों के खिलाफ भी बहुत सारे जुडिशियल केसेस चल रहे हैं। किसी पुलिस वाले ने गुस्से में आकर किसी को गोली मार दी या कोई एनकाउंटर कर दिया या कुछ कर दिया, वो उसको भी जवाबदारी है, ठीक है। और किसी ने अगर उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया तो वो केस चलेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पुलिस इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टीम, तो क्या इसके अगेंस्ट में केस चलेगा, यस, जुडिशरी हैज द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम। तो कोई भी वैसा फ्री नहीं है, पुलिस वाले की वर्दी है और तो पुलिस वाला कुछ भी करेगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी जुडिशरी है। जुडिशरी बेसिकली कंट्रोल्स बोथ लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. In a speech made on 26th of November 2007, the Chief Justice of India, K.J. Balkrishna, noted that the Indian judiciary consists of one Supreme Court with 26 judges. ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट है और उसमें 26 जजेस हैं। तो आपका पहले आता है सेशंस कोर्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट जो आपके जनरली स्टेट लेवल पे होता है, और उसके बाद आता है आपका भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है विच इज इन गुवाहाटी, ठीक है। अगर आप देखोगे पंजाब एंड हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है विच इज इन चंडीगढ़। तो ऐसा कहीं कहीं पे अरेंजमेंट है, अदरवाइज स्टेट वाइज सबका एक एक हाई कोर्ट है। जैसे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। तो द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ वन सुप्रीम कोर्ट विद 26 जजेस, 21 हाई कोर्ट्स, 21 हाई कोर्ट हैं। हालांकि हमारे कितने 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट्स कितने हैं 21, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स हैं उनका सारे का एक ही हाई कोर्ट है विच इज इन आसाम, गुवाहाटी, ठीक है। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 725 जजेस, वर्किंग स्ट्रेंथ 597 एज ऑन मार्च। तो आपका भाई साहब कितने जजेस को हम टोटल अपॉइंट कर सकते हैं, 725, क्योंकि जजेस अगर कम अपॉइंट होंगे, जजेस अगर कम अपॉइंट होंगे तो हमारा जस्टिस भी डिले होगा। क्या हो गया, हो गया, अच्छा हो गया है, सबका हो गया है, ओके, एक मिनट। सो 14,477 subordinate courts judges, working strength of 11,767 as on 31st of December 2006. The above photo shows the family members of some of the 43 Muslims of Hashimpura Meerut killed on 22nd of May 1987. हाशिमपुर जो है एक जगह थी मेरठ में, और यहाँ पे बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इट हैपेंड इन 1987 इन मेरठ, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। एक मॉब वायलेंस हुआ था। अभी देखो, अगर समझ लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है,
कोई आपसी रंजिश रहेगी और मर्डर किया तो हम भाई साहब क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। लेकिन जब मॉब वायलेंस होता है, तब भाई साहब एक भीड़ आती है, जब राइट्स होते हैं, तब किसने किसको मारा कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, कैसे डिसाइड होगा और कैसे भाई साहब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे, हाउ विल दिस बी डिसाइडेड? क्योंकि देखो, अगर किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान को मारा तो हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मोटिव समझ में आ रहा है। एक बहुत बड़ा क्राउड अगर आके बहुत सारे लोगों को मार के चला जाता है तो उसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड मॉब वायलेंस एंड दैट हैज टू बी डिसाइडेड। तो यहाँ पे कोर्ट का चैलेंज हो जाता है कि कैसे हर एक बंदे के लिए जो उस मॉब में था कैसे निर्धारित हो सकता है। मॉब में कोई रहा हो लेकिन उसने किसी को मारा ना हो, कोई भीड़ में रहा हो लेकिन उसने किसी को मारा ना हो, तो क्या उसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद होनी चाहिए? नहीं, ठीक है। और हो सकता है भाई साहब एक ने 5 लोगों को मार दिया हो तो क्या उसको एक ही की सजा मिलनी चाहिए? तो ऐसे तमाम चीजें हैं, ठीक है। जब मॉब वायलेंस होता है, these families have been seeking justice for over 20 years, तो इन फैमिलीज में भाई साहब 20 साल तक अभी भी जस्टिस सीख कर रहे हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है भाई साहब कि कोर्ट में मॉब वायलेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। मॉब वायलेंस मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और मारा मारी हुई है, ठीक है, उसमें लोगों की जानें गई हैं, किसी को जला दिया गया है, किसी को काट दिया गया है, लेकिन किसने किया है, ठीक है, कल्प्रिट को पकड़ना और उसको सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज वन चैलेंज दैट द कोर्ट जनरली हैज, ठीक है।